आप सब मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। बात शुरू करते हैं। धन्यवाद, विनयशील चतुर्वेदी जी भी आ गए हैं, नव जागरण प्रकाशन भी आ गया है। राजकुमार जी, क्या आप नव जागरण प्रकाशन की तरफ से कुछ बोलेंगे या मैं बातचीत शुरू करूं? जी धन्यवाद। तो मैं बातचीत शुरू कर रहा हूं। विनयशील जी ने आग्रह किया है तो बात शुरू की जाए। और आज जो संदर्भ है वो, जी धन्यवाद, जया जी भी जुड़ गई हैं। तो मैं बात शुरू करता हूं कि आज के समय में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और साथ ही सुभाषिनी जी आपका भी स्वागत है, और उसमें केंद्रीय हिंदी संस्थान की क्या भूमिका है इसकी बात करें। तो मैं पहले केंद्रीय हिंदी संस्थान की एक इतिहास आपको बताते हुए ले जाता हूँ। फिर उसके बाद जो है वो हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात करेंगे, क्योंकि शायद सब लोग जानना चाहते हैं कि केंद्रीय हिंदी संस्थान क्या काम है, और वो केंद्रीय हिंदी संस्थान आज की वर्तमान जो हिंदी की समस्याएं हैं या हिंदी के सामने जो चुनौतियां हैं उनको किस प्रकार से दूर कर सकता है। आप सब लोगों को पता होगा कि एक बड़ा ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ था 1918 में, जिसका नाम था हिंदी साहित्य सम्मेलन, और वो सम्मेलन इंदौर में हुआ था। उस सम्मेलन में महात्मा गांधी पहली बार गए, और महात्मा गांधी ने ही पहली बार तब ये आवाज़ उठाई कि भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी ही होनी चाहिए, हिंदी ही हो सकती है। ये इस तरह की बात महात्मा गांधी जी द्वारा उठाई गई। तो जब महात्मा गांधी ने आवाज़ उठाई तो जैसे आमतौर पर लोग सोचते हैं कि नेता लोग बहुत सारे भाषण दे देते हैं और फिर उसके बाद चले जाते हैं, उसके बाद उनको ध्यान ही नहीं होता कि हमने क्या कहा है। वैसी बात नहीं थी। महात्मा गांधी जी ने, आपको सबको पता है कि आज हमारे देश में पूर्व से लेकर पश्चिम तक हम जाएं तो डायनेस्टी चल रही हैं। अब परिवार हैं जो उनके बच्चे जो है वो मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, ये सब हम देखते हैं। तो महात्मा गांधी जी के भी सामने एक अवसर था कि वो अपने बच्चों को उसी तरह से राजनीति में आगे ला सकते थे। पर आप देखिए, गांधी जी ने भाषा को इतना महत्व दिया कि गांधी जी ने अपने बेटे देवदास गांधी को उसमें घोषणा की कि मैं हिंदी सिखाने के लिए उनको दक्षिण में भेजूंगा। तो हिंदी को इतनी बड़ी प्राथमिकता कि अपने बेटे का सब कैरियर और भविष्य उसको अलग रखते हुए उन्होंने कहा कि देश की इतनी बड़ी समस्या है ये, अगर भाषाई एकता हो जाती है हमारे देश में, भाषाई समन्वय हो जाता है, तो उसके लिए गांधी जी ने उनको भेजा। 1918 में ये हुआ। तो फिर गांधी जी तो उस तरह के व्यक्ति नहीं थे जो उसको लेकर चुप रह जाते। फिर गांधी जी ने आगे की गतिविधियां शुरू की, और 1918 से लेकर एक दक्षिण में हिंदी को सीखने सिखाने को लेकर बहुत बड़ी मुहिम, अभियान, आप कह सकते हैं कि क्रांति जो है वो शुरू हो गई। और उसमें भाग लेने वाले जो लोग थे वो उसमें आप अगर 1931 यानी 13-14 सालों का वो पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे इतनी मतलब संख्या में लाखों लोगों ने दक्षिण में हिंदी सीखी, क्योंकि उस समय हिंदी एक भाषा नहीं थी, हिंदी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक थी। और जो कभी अगर देखें, आप चित्र देखें, वर्धा में जो हिंदी प्रचार समिति की बैठक होती थी, उस चित्रों में आप पाएंगे कि उसमें महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, मौलाना आज़ाद हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं। तो उस तरह के बहुत बड़े बड़े नेता थे उन सब चित्रों में आप देखेंगे। इसका मतलब यह है कि देश का जो सर्वोच्च जो नेतृत्व है, नेहरू जी थे, तो वो सब लोग जो है भाषा के सवाल को लेकर बड़े जागरूक थे, और ये चाहते थे कि इस देश के अंदर हमारी जो भाषा है वो हिंदी का जो पूरे देश के अंदर प्रचार प्रसार हो सके। उस काम को, लेकिन गांधी जी तो पूरे देश के अंदर जागरण का काम कर रहे थे, गांधी जी तो बहुत सारे काम कर रहे थे। तो गांधी जी जो हैं वो कोई बहुत एक चीज़ तक सिमट कर नहीं रह सकते थे।
तो उन्होंने ये जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को दी जो उसमें सचिव के नाते थे, उनका नाम था मोटोरी सत्यनारायण। और वो जो मोटोरी सत्यनारायण थे, उन्होंने ये शुरू किया कि उन्होंने ये प्रयास करना शुरू किया कि दक्षिण भारत में हिंदी सीखी जाए। और उनके ही प्रयासों के चलते दक्षिण भारत में एक तरीके से बहुत बड़ा आंदोलन हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि जब संविधान सभा बनी तो संविधान सभा में भी एक सदस्य मोटोरी सत्यनारायण थे। और मोटोरी सत्यनारायण जो थे उन्होंने देश की राजभाषा हिंदी को बनाने के लिए मदद की, उसमें उनकी भूमिका रही। और जब देश आज़ाद हो गया तो उनको ये लगा कि सबसे बड़ा काम यह है कि दक्षिण के शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। और वो शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए उन्होंने एक मुहिम चलाई। और मुहिम चलाकर उन्होंने ये प्रयास किया कि शिक्षकों को, दक्षिण भारत के जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षित किया। उनको ऐसा लगा कि लेकिन दक्षिण भारत के शिक्षक हिंदी अच्छी हिंदी तब तक नहीं सीख सकेंगे जब तक वो उत्तर भारत में नहीं जाएंगे। और उन्होंने उत्तर भारत में आगरा में एक कॉलेज लेकर उसकी शुरुआत की। और वो शुरुआत जो है आगरा के अंदर हुई थी, एक छोटा सा कॉलेज था। लेकिन धीरे धीरे फिर जब भारत सरकार ने भी इसके महत्व को समझा और उसको एक संस्थान में परिवर्तित कर दिया, तो एक संस्थान बना जिसका नाम हुआ केंद्रीय हिंदी संस्थान। तो एक तरीके से जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था और उसकी जो हमारी अपेक्षाएं थी, वो उन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान का निर्माण किया गया। लेकिन मतलब ज़्यादातर लोगों को केंद्रीय हिंदी संस्थान का मतलब यह है कि हिंदी का प्रचार प्रसार करना। और ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उत्तर भारत में है तो उत्तर भारत के अंदर उसका हम प्रचार प्रसार करेंगे, परंतु उत्तर भारत नहीं, उसका जो मुख्य जो काम का वो है वो उत्तर भारत के बजाय दक्षिण भारत ही उसका केंद्र प्रारंभ में था। और दक्षिण भारत के साथ साथ अभी आप देख रहे हैं जैसे चीन के साथ भारत की समस्या हुई तो पूर्वोत्तर भारत में भी समस्या आई। और पूर्वोत्तर भारत को एक करने के लिए यहाँ ये मैं कहना चाहूँगा कि हिंदी की भूमिका को अभी हम कुछ कम समझते हैं। भारत सरकार ने भी इस भूमिका को, हिंदी की भूमिका को स्वीकार किया और उनके अनुसार जितना पूर्वोत्तर भारत में हिंदी सशक्त होगी, हिंदी के शिक्षक होंगे, हिंदी के विद्यार्थी होंगे, उतनी भारत की एकात्मता भी सिद्ध होगी। तो इसलिए पूर्वोत्तर भारत भी एक जो है वो हमारा जो एक समझ लीजिए कि सेतु के रूप के अंदर बना। अब पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत, ये एक जब बना, साथ में एक विषय आया, वो था विदेशों में हिंदी। यानी कि विदेशों में हिंदी का कार्यभार भी, यानी कि जो ऐसे क्षेत्र थे जिसको हम हिंदीतर प्रदेश कहते हैं या जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है परंतु लोग हिंदी जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, हिंदी को राजभाषा के रूप में विकसित करने के लिए, राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित करने के लिए उन क्षेत्रों में हिंदी को जाना जरूरी है। तो वो काम दिया गया केंद्रीय हिंदी संस्थान को। और ये जो गांधी जी की जो विरासत थी, गांधी जी की विरासत को आगे ले जाने का काम मोटोरी सत्यनारायण राव, उनकी जो विरासत है उसको आगे ले जाने का काम ये केंद्रीय हिंदी संस्थान का काम है। और उसके कामों में मुख्य काम जो है वो ये है कि हम दक्षिण के अंदर, पूर्व में, पश्चिम में और विदेशों में हिंदी का प्रचार प्रसार करें। तो एक तो केंद्रीय हिंदी संस्थान की जो भूमिका है वो एक मैंने कहा कि आपके सामने स्पष्ट। तो दूसरी बात ये थी कि हिंदी के केंद्रीय हिंदी संस्थान के कामों में सबसे प्रमुख काम है हिंदी के लिए शिक्षकों को स्थापित करना, तो हिंदी के शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। यानी कि ये जो शिक्षण है, हिंदी शिक्षण, उसके महत्व को समझा गया और हिंदी के देश भर में शिक्षकों को, खासतौर से हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में जो शिक्षण है उसको, जो हिंदी शिक्षण है उसको मजबूत करने के लिए ये जिम्मेवारी केंद्रीय हिंदी संस्थान को दी गई, जो कि शिक्षकों के दो सप्ताह के कार्यशालाएं आयोजित करता है जिसमें देश भर के शिक्षक आते हैं और उन शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है। उनकी एक बड़ी गहन कार्यशाला आयोजित की जाती है और उनको तैयार किया जाता है। और देश के सब भागों में जो आपको शिक्षक मिलेंगे उन्होंने ज़्यादातर शिक्षकों ने हिंदी भाषी प्रदेशों को छोड़कर ये कार्यशालाओं का आयोजन किया होगा। आपने देखा होगा कि अभी बड़ी समस्या आई
कि उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट था, परिणाम था, उसको लेकर तो फिर बात सवाल शिक्षकों की भूमिका की आई कि वे पाठ्यक्रम के बात आई, लेकिन शिक्षकों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। और अगर पहले से ही बच्चों को समस्या आ रही थी तो किसी स्तर पर वो बात की जानी चाहिए थी। तो ये सब बातें आई। तो शिक्षकों का जो योगदान है वो हम सब जानते ही हैं कि तो एक करना स्पष्ट है, एक बात करना स्पष्ट है कि एक जो हमारे हिंदीतर प्रदेश हैं, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है और विदेशी जो क्षेत्र हैं, ये केंद्रीय हिंदी संस्थान का काम है। और उसमें भी शिक्षकों को तैयार करना, अच्छे शिक्षकों को तैयार करना, ये एक विशेष जिम्मेवारी है केंद्रीय हिंदी संस्थान की। अभी हम केंद्रीय हिंदी संस्थान के नाते क्या कर रहे हैं इस पर बाद में आएंगे। पहले ये देखते हैं कि हमारा जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है वो क्या है। तो जब हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, तो कई बार हमको लगता है हम लोग एक वैश्विक हिंदी परिवार की तरफ से एक लगातार एक भाषा विमर्श पर श्रृंखला भी कर रहे हैं। राहुल देव जी, अमरनाथ जी और अन्य, नारायण कुमार जी, अन्य भाषा विशेषज्ञ उसमें आए और उन सब लोगों ने ये कहा, जो बातें की हैं, और भी जो हिंदी की जो स्थिति है उसको देखते हुए लग रहा है कि वास्तव में हिंदी की स्थिति या भारतीय भाषाओं की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अपने देश में हम लोग, जैसी हमारी कल्पना थी हमारे संविधान निर्माताओं की, हिंदी 10 साल के अंदर राजभाषा बन जाएगी, फिर उसमें 5 वर्ष और बढ़ाए गए और फिर उसको अनंत काल तक की एक तरीके से प्रतीक्षा की श्रेणी में डाल दिया गया। दूसरी तरफ ज्ञान विज्ञान की जो भाषाओं के रूप में जो उसकी कल्पना की गई थी, वो ज्ञान विज्ञान की भाषाओं के रूप में दुर्भाग्य से नहीं बनी, नहीं आ पाई हिंदी। और उच्च शिक्षा में जो हिंदी का प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई दशकों से लंबित है। इस विषय के ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ध्यान है कि आप लोगों को भी ध्यान होगा कि संघ लोक सेवा आयोग में एक आंदोलन हुआ था 80 के दशक में, 80 के अंत में। मैं भी उस आंदोलन से जुड़ा था और मैं उस आंदोलन में के एक संयोजक के रूप में, क्योंकि मेरा कार्यालय वहीं था और मैं सरकारी नौकरी में था, तो इसलिए सीधा मेरी भागीदारी नहीं हो सकती थी। परंतु पुष्पेंद्र चौहान, राजकरण, विघ्नेश्वर पांडे और ऐसे सब जो लोग थे, उनको सबको संयोजित करके उस आंदोलन को चलाने की हमने कोशिश की। उस समय वेद प्रताप वैदिक जी, राम बहादुर राय और ऐसे सब लोग भी जो थे जो उस आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो उस आंदोलन के अंदर भी मुख्य मुद्दा उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं का था। मुझे ध्यान है उस समय एक सतीश चंद्रा कमेटी बनी थी और एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुझे भी जाने का ऑप्शन दिया, मुझे भी जाने का अवसर मिला। तो उसमें सतीश चंद्रा जी से हमारी एक बात पर बहस हुई, विवाद हुआ कि सतीश चंद्रा जी ने हमसे पूछा कि आप ये बताएं, आप ये कह रहे हैं कि हम यूपीएससी में, संघ लोक सेवा आयोग में इसको भारतीय भाषाओं को माध्यम दें। आप हमको ये बताएं कि कितने लोग, कितने विद्यालयों में, कितने कॉलेजेस के अंदर आप आंकड़ा प्रस्तुत करेंगे कितने कॉलेजों में ये हिंदी या भारतीय भाषाओं के माध्यम से पढ़ाई होती है। तो हमने उनसे कहा कि आप ये गलत सवाल कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर संघ लोक सेवा आयोग में भारतीय भाषाएं होंगी ही नहीं तो फिर कोई क्यों पढ़ेगा। और इसलिए ये सवाल बिल्कुल गलत है कि आप ये पूछें, बल्कि आप अगर संघ लोक सेवा आयोग में ये बात करेंगे तो संघ लोक सेवा आयोग में भारतीय भाषाओं में परीक्षा देने की और कैरियर की अनुमति होगी, तो फिर स्वाभाविक रूप से बाकी सब लोग जो है वो हिंदी के अंदर या भारतीय भाषाओं में पढ़ना लिखना शुरू करेंगे। तो ये स्थिति ऐसी हो गई कि पहले मुर्गी है या अंडा है, क्या है। तो मतलब अगर संघ लोक सेवा आयोग में या उच्च शिक्षा में होगी नहीं तो बच्चे पढ़ेंगे क्या, और पढ़ेंगे नहीं तो फिर आप कहेंगे कि कितने बच्चे पढ़ते हैं, पहले हमको ये बताइए। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि समस्या का एक नीतिगत तौर के ऊपर जो समाज ने विचार किया था, करना चाहिए था, जो भाषा नीति के रूप में हमने विचार करना चाहिए था, वो नहीं हो। जैसे भारत में ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि आधुनिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कंप्यूटर की शिक्षा, ये शिक्षाएं केवल अंग्रेजी माध्यम से ही संभव है। अब ये बताइए, मैं आपको आंकड़ा देता हूँ। एक किताब है अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल,
सक्रांत सानू की वो पुस्तक है, और उसमें उन्होंने एक आंकड़ा दिया, बड़ा मज़ेदार आंकड़ा है और सब लोगों को उस आंकड़े पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने दुनिया के सबसे उन्नत 20 देशों का आंकड़ा देकर ये कहा कि इन 20 में से 16 देश ऐसे हैं जिनकी भाषा, उच्च शिक्षा की भाषा, जिनकी राजभाषा, जिनकी तकनीक की भाषा, जिनकी प्रौद्योगिकी की भाषा अंग्रेजी नहीं है, और वो दुनिया के सबसे विकसित देश हैं। अब जर्मन है, फ्रांस है, स्पेन है, इटली है, कोरिया है, जापान है, इजराइल है, चीन है। तो इन सब देशों की भाषा क्या है? क्या इन 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 सब देशों के अंदर अंग्रेजी का इस्तेमाल होता है? तो इन देशों के अंदर अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं होता, परंतु इन देशों ने बहुत तरक्की की, बहुत विकास किया, और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये सब देश जो हैं वो दुनिया के सबसे उन्नत देशों में माने जाते हैं। परंतु हमने कोई ऐसी भाषा नीति हमारे देश में तैयार नहीं हुई जिसमें हम उच्च शिक्षा में कैरियर्स के लिए और जो है वो उस प्रकार की जो हम व्यवस्था कर पाते। और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? उसका दुष्परिणाम, अगर उच्च शिक्षा में जो हमारी भारतीय भाषाएं नहीं हैं, उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि वो प्रभाव लगातार नीचे तक आ रहा है। नीचे तक आ रहा है का मतलब, हमारे एक मित्र हैं, वो अभी थोड़े दिन पहले रोहिणी में ही एक पब्लिक स्कूल में गए। तो पब्लिक स्कूल के अंदर गए तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने पूछा कि मतलब इसकी कितनी फीस है? उन्होंने कहा 5,000। उन्होंने कहा इसमें कौन से बच्चे पढ़ते हैं? तो उन्होंने बताया कि जो बच्चे पढ़ते हैं वो रिक्शे वालों के बच्चे हैं। अब वो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जिसकी कमाई अपनी 15,000 20,000 मुश्किल से होगी, वो भी अपने बच्चे के लिए, क्योंकि उसको पता है कि अगर बच्चे का भविष्य है वो शिक्षा से नहीं भाषा से होगा, और उसके कारण से उन बच्चों में उन्होंने ये किया कि मतलब अपने रिक्शे वाला भी जो है, जो घरों में काम करते हैं लोग, रसोई करते हैं, सफाई करते हैं, वो भी अपने बच्चों को अब पब्लिक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। तो कितना बोझ हम पूरे देश के ऊपर डाल रहे हैं, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो हमने अपनी उसका माध्यम जो है वो अंग्रेजी को बना दिया। और कुछ लोग तो मजाक में कहते हैं कि अगर कोई पुस्तक निकल जाए कि घर में ही अंग्रेजी कैसे सिखाएं, तो लोग जो हैं वो उस पुस्तक की भी बड़ी खरीद हो जाएगी। और कुल मिलाकर जो है वो भाषा की स्थिति, पहली क्लास है, बच्चा पैदा होता है, बच्चा छोटा बच्चा होता है, तो भी हम उसको जब सिखाते हैं तो ये कहते हैं उसको आँख नहीं बोलना, आइज़ बोलना है, फूल नहीं बोला, फ्लावर बोलना है, नाक नहीं बोलना, नोज़ बोलना है। तो हमारी मानसिकता में ऊपर से लेकर नीचे तक ये आ गया। क्यों? क्योंकि कारण यह है कि ऊपर जो हमको लगता है कि कैरियर, रोजगार, कुछ भी बड़ा बनने के लिए ये संभव ही नहीं है कि बिना उसके जो है वो किया जा सके। तो ये उच्च शिक्षा की जो समस्या है, उच्च शिक्षा में नीचे है, और उसके कारण से कितना मतलब दुष्प्रभाव हो रहा है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनको विदेशों में जाना होता है, इस कारण से हम उसको वो नहीं करने होते। हम अंग्रेजी ने हमको एक अंतर्राष्ट्रीयता प्रदान की है। अगर हमारे यहाँ करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं और उसमें से कुछ लाख बच्चे जो है वो विदेशों में जाते हैं, तो उसके कारण से तो हमारी सारी शिक्षा पद्धति के अंदर हमारी भारतीय भाषाओं का बहिष्कार करना या उनको निकालना या उनको उतना स्थान ना देना, ये तो उचित नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब हम ये बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी माध्यम के रूप में, अंग्रेजी भाषा के रूप में हम विरोध नहीं कर रहे। अंग्रेजी का जो अंग्रेजी भाषा के रूप में अगर हम सीखते हैं तो वो जिनको विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना है या विदेशों में जाना है, वो अंग्रेजी में अपना और कमांड कर जो है वो कर सकते हैं, तो वो जा सकते हैं। तो परंतु करोड़ों भारतीय जो विद्यार्थी हैं उनको कितनी समस्या आती है, उनकी जो मौलिकता नष्ट हो जाती है, उनकी कल्पनाशीलता नष्ट हो जाती है, उनको एक तोता रटंत जो है पूरे जीवन में वो जो उनकी शिक्षा होती है वो तोता रटंत शिक्षा होती है। वो कॉन्सेप्ट्स को कभी भी आत्मसात नहीं करते, सिर्फ पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी सारी शक्ति जो है वो केवल
एक भाषा, एक विदेशी भाषा सीखने में लग जाती है। क्योंकि अब ये बहुत स्वाभाविक है कि हम जो है, अगर किसी को जो हमारे घर की भाषा है, जो हमारे परिवार में भाषा बोली जाती है, उसके एकाएक हम उसको एक ऐसे उसमें डाल देते हैं, एक ऐसे वातावरण में डाल देते हैं जो उसकी अपनी भाषा नहीं, एलाइन एटमॉस्फेयर में डाल देते हैं। और अभी भी जब हम देखते हैं कि जैसे अगर हम प्राथमिक के आंकड़े देखते हैं तो मुश्किल से 12% विद्यार्थी जो हैं वो अंग्रेजी भाषा में उनको अंग्रेजी माध्यम के रूप में उनका पढ़ाई होती है। यानी कि 87% 88% बच्चे जो है वो हिंदी भाषा के अंदर पढ़ते हैं, या भारतीय भाषाओं में, हिंदी और भारतीय भाषाओं के माध्यम से पढ़। तो उनको फिर अगर और थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, चलिए इसकी संख्या कुछ बढ़ भी जाती है, तब भी 75, 80, 90 जो है 80-90% जो बच्चे हैं उनको हम एक दूसरी भाषा के माध्यम से हम उसको पढ़ने के लिए कहते हैं, उनको कंपटीशन के लिए कहते हैं। और अब कुछ हद तक तो ये हो गया, जो लोग मजाक में भी कहते हैं अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी नहीं चले गए, अंग्रेजी पहले अंग्रेज का राज था, अब अंग्रेजी का राज। तो ये बात कोई ऐसी वो नहीं है। अब हमारे देश में एक आंकड़े के अनुसार 5% जो लोग हैं, जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं, वो 60% जो देश के संसाधन हैं वो उनके पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश के संसाधनों पर भी उन्हीं का अधिकार है। अभी एक आंकड़ा हमारे एक मित्र बता रहे थे कि जो सिविल सर्विसेज में IAS IPS की परीक्षाओं में इस बात की अनुमति है कि आप हिंदी भाषा से या भारतीय भाषाओं से आप परीक्षा दे सकते हैं। और एक समय था कि इसमें 12 से 15% लोग तक जो है वो हिंदी और भारतीय भाषाओं के माध्यम से परीक्षाएं पास कर रहे थे। परंतु अब जो है वो स्थिति वैसी नहीं है। और अब जो स्थिति हो गई है उसमें पिछले वर्ष में एक भी IAS जनरल कैटेगरी के अंदर ऐसा नहीं था जो अपनी भाषा के माध्यम से जो है, मतलब हिंदी या भारतीय भाषा के माध्यम से IAS बना। तो ये जो सारी जो स्थितियां हैं, और उसके कारण से, क्योंकि क्या है कि जिन लोगों से उनका कंपटीशन होता है, वो कंपटीशन ऐसे लोगों से होता है जो कि IIT करके आए हैं, जो IIM करके आए हैं, जो नेशनल लॉ कॉलेज से आए हैं। और वो सब बच्चे बहुत ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, वो सब अंग्रेजी माध्यम से पढ़े लिखे बच्चे होते हैं बहुत पहले से ही। तो उनसे किसी की भी प्रतियोगिता में उतरने पर बहुत कम इस बात की संभावना रहती है कि वो जो विद्यार्थी हैं उनसे प्रतियोगिता के अंदर सफल हो सके। तो एक ये जो उच्च शिक्षा वाला जो पूरा का पूरा नेक्सस है, एक तरीके से कहना चाहिए कि वो सब अंग्रेजी की गिरफ्त में है। और इसमें परिवर्तन करने के लिए देश के विचारशील लोगों को आगे आना पड़ेगा। अब दूसरी बात यह है कि और भी क्या इसकी समस्याएं हैं। तो इसमें जैसे हमने कहा कि उसके कारण से क्या हुआ कि हिंदी ज्ञान विज्ञान की भाषा नहीं। अब बॉलीवुड सुनना है तो बॉलीवुड जो है वो मतलब उसको हम, उसके लिए भाषा है, हमारी आपस में माता पिता से बात करनी है उसकी भाषा है। परंतु युवा पीढ़ी के पास कौन सी भाषा जा रही है? तो युवा पीढ़ी जब अपने मतलब हिंदी पर या भारतीय भाषाओं पर कितना बड़ा संकट है, उसका अंदाजा हमें अपने घर में ही पता चल सकता है कि कितना भयंकर, मतलब अगली पीढ़ी जो है उसकी आपसी बातचीत, उसका संवाद, उसका जो माध्यम है, वो माध्यम जो है वो अंग्रेजी एक तरीके से बन चुकी है। क्योंकि जब हमने कहा कि ज्ञान विज्ञान की जब भाषा, तो सिर्फ भाषा एक अपने आप में भाषा नहीं है। भाषा फिर ये भी तय करती है कि वो क्या खाएंगे पिएंगे, वो क्या देखेंगे, वो क्या पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर पूरा का पूरा सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य जो है वो एक तरीके से हमारे देश में और बदलता जा रहा है। और भारतीय भाषाओं का और हिंदी का जो स्पेस है वो निरंतर कम होता जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे देश में हमको दिखाई देती है भाषा के परिदृश्य में। दूसरी बात विदेशों की है। तो विदेशों में मुझे काम करने का अवसर मिला। मैं ब्रिटेन में मुझे रहने का अवसर मिला। और आज ब्रिटेन से जया वर्मा जी इस कार्यक्रम में हैं साथ। वहाँ पर जिस समय मैं गया वर्ष 2000 में, तो वहाँ पर वातावरण बड़ा ही सकारात्मक
जो है वो वातावरण था, क्योंकि 1999 में वहाँ पर विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था और 90 के दशक में वहाँ पर लक्ष्मीमल सिंघवी जी वहाँ पर हाई कमिश्नर थे, उच्चायुक्त थे। तो उस समय में वहाँ पर एक बड़ा उर्वर एक तरीके से हिंदी के लिए वातावरण था। तो मैं गया तो मैंने ये देखा कि इसमें इस बात की बड़ी ज़रूरत है कि ये तो ठीक है कि कविता लोग कर रहे हैं, लोग लिख भी रहे हैं, परंतु इसको युवा पीढ़ी तक कैसे पहुंचाया जाए, और वो मेरी सबसे पहली जो है वो प्राथमिकता रही है। आप लोगों को ये जानकर प्रसन्नता होगी कि हमने वहाँ पर एक हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता शुरू की और उस हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता को हमने ब्रिटेन में शुरू किया। पद्मेश गुप्ता जी हमारे साथ थे और अब वो हमने फिर लंदन से शुरू हुई वो प्रतियोगिता, बाकी ब्रिटेन में पहुंची और फिर उसका विस्तार यूरोप तक हुआ। उसमें क्या हुआ कि सारे हिंदी पढ़ाने वाले जो संगठन हैं, जो जिन भी स्कूलों में कम्युनिटी सेंटर्स में हिंदी पढ़ाई जाती थी, उन बच्चों की एक प्रतियोगिता हमने करनी शुरू की और उस प्रतियोगिता के आधार पर उन बच्चों को 10 दिन की भारत यात्रा पर हम लोग ले जाते थे और वो भारत यात्रा में उनको प्रमुख व्यक्तित्वों से मिलाते थे, भारत के प्रमुख स्थानों को दिखाते थे, तीर्थाटन कराते थे, पर्यटन करते थे। तो बहुत ही सफल, और आपको ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि वर्ष 2001 से शुरू हुआ वो उपक्रम आज भी जारी है। सुलेखा चोपला जी हैं ब्रिटेन में, तो वो उसको जारी रखे हुए हैं और पिछले वर्ष भी 2019 में भी वो विद्यार्थियों को लेकर आई थी और अब फिर अगस्त आ रहा है तो निश्चित रूप से फिर विद्यार्थी आएंगे और हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार। तो एक पूरे यूरोप में प्रतियोगिता करके और एक सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वो एक क्रिएट हुआ, एक सृजित हुआ हमारे इन प्रयासों से, और वो आज भी जो है उस को हम इसी तरह के मॉडल पर, इसी आधार पर हमको चाहिए कि हम विदेशों में और स्थानों पर भी उसको स्थापित कर सकते हैं। फिर मुझे फिजी जाने का अवसर मिला, तो फिजी के अंदर समस्याएं या चुनौतियां बिल्कुल अलग प्रकार की थी। फिजी में 150-200 साल पहले जो है वो हमारे पूर्वज गए थे और वहाँ उनको अलग किस्म की चुनौतियों का करना पड़ा। बहुत ही जिन परिस्थितियों के अंदर गए थे वो परिस्थितियाँ बड़ी ही, जिसको कहना चाहिए कि ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ थी कि 700 लोग पहले उसमें गए हैं तो उसमें 150, 200, 250 लोग तो रास्ते में ही उनका देहांत हो गया। तो 3 महीने की यात्रा, ऐसी भयंकर यात्रा जिसके अंदर इतना मतलब ऐसी स्थितियाँ थी कि उनको वहाँ तक पहुँचने में भी इतनी दिक्कत हुई। और 5 लोग अगर 4 लोग जाते थे तो उसके ऊपर एक महिला को जाने की अनुमति थी, यानी कि आप परिवार नहीं रख सकते, उनको तो मजदूर चाहिए थे। और इसमें ऐसा हो गया कि वो ऐसा प्रदेश बन गया कि वहाँ बहुत सबसे ज़्यादा फिजी में अपराध थे और फिजी में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं, दुनिया में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं उस समय होती थी। तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में हमारे पूर्वज फिजी के अंदर गए, परंतु उन लोगों के जो जीवट है, उन लोगों ने जिस तरह से अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को बचाए रखा, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम। और उसका आधार बनी रामायण। उन्होंने रामायण मंडलियाँ बनाई, वो रामायण मंडलियाँ हर सप्ताह मिलती थी और रामायण का पाठ होता था और साथ ही साथ जो सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक जो चीज़ें हैं उनके ऊपर भी चर्चा होती थी। और आप लोगों को ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि वहाँ पर आज भी जो है वो बहुत बड़ी संख्या में जो स्कूल हैं वो उन स्कूलों को रामायण मंडलियों द्वारा खोला गया और संचालित किया गया। तो रामायण या रामचरितमानस ने इतना बड़ा परिवर्तन फिजी के अंदर किया। और जब मैं फिजी की बात कर रहा हूँ तो ये जैसे फिजी की बात है, ऐसे ही बाकी भी जो गिरमिटिया देश हैं, जैसे मॉरिशस है, जैसे ट्रिनिडाड है, जैसे गुयाना है, उसमें भी इसी प्रकार की चुनौतियाँ हैं। परंतु क्या है कि जो भाषा बचती है वो 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी तक उसको एक इंस्टीट्यूशनलाइज, संस्थागत रूप जब तक नहीं दिया जाता, भाषा को स्कूलों में पढ़ाया जाए, भाषा को पढ़ाने की पद्धति अच्छी हो, भाषा का कहीं उसके आधार पर कैरियर बने, तब जाकर ही कोई भाषा बचती है। और इसलिए जब हम बात करते हैं संस्थागत रूप देने की, विदेशों में जो काम कर रहे हैं उनको लेखन और प्रकाशन के अवसर देने की, नई पीढ़ी को जोड़ने की, तो हमको जो परिदृश्य दिखता है वो परिदृश्य भी कोई उस प्रकार का परिदृश्य नहीं है जिस पर बहुत हम उसकी
प्रशंसा कर सकें। तो हमको ये लगता है कि इस परिदृश्य को भी बदलने की, जो विदेशों में जो हिंदी का शिक्षण है, हिंदी का जो लेखन है, उसको भी बदलने की ज़रूरत है और बहुत भारी उसको एक तरीके से मदद चाहिए। तो मेरा स्वयं प्रवासी साहित्य में भी एक तरीके से मैं 10 वर्ष विदेश में रहा, तो लिखना पढ़ना बहुत हुआ। उस संदर्भ में मेरी एक पुस्तक भी आई 2018 में, प्रवासी लेखन, नई जमीन नया आसमान। तो मैंने देखा है कि प्रवासी लेखकों की समस्याएं क्या हैं। प्रवासी लेखकों की सबसे बड़ी संख्या प्रकाशन है, उनको प्रकाशन का और आधार नहीं मिलता, वो ढूंढते रहते हैं। उनका एक तरीके से उनको ना तो कहीं कोई सही सूचना दी जाती, ना तो उनका एक तरीके से शोषण भी होता है। तो उसके कारण से कोई एक ऐसी व्यवस्था भी बनानी पड़ेगी जिससे उनको, क्योंकि वो जानते नहीं हैं कि भारत में कहाँ से पुस्तकें प्रकाशित होती हैं। ऐसे में जो हमारे नव जागरण प्रकाशन जैसी संस्थाएं हैं, उनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। मैं जब वहाँ पर था तो मैंने एक विदेश मंत्रालय के अंदर एक वो रखवाया था कि कम से कम 5 पुस्तकें जो हैं वो विदेश मंत्रालय उसको सहयोग करे प्रकाशन करने में। तो ऐसे ही अगर मान लो वो ब्रिटेन के लिए 5 पुस्तकें थी और बाकी दुनिया में देशों के लिए भी अगर हम ऐसी कोई व्यवस्था करते हैं तो फिर वो लगभग हर वर्ष 80-100 स्तरीय पुस्तकें अगर निकलती हैं तो एक अच्छा हमारा आधार जो है वो हिंदी में, जो विदेशों में हिंदी लिखी जा रही है, उसके साहित्य का आधार तैयार हो सकता है। तो विदेशों की भी समस्याएं हैं, देश की भी समस्या का हमने जिक्र किया, और इस सब के संदर्भ में मैं समझता हूं कि केंद्रीय हिंदी संस्थान की भूमिका पर हम दोबारा से आ जाते हैं। और ऐसा लगता है कि जब हम बात कर रहे हैं तो जैसे जो समस्या 1918 में थी जब गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया, वो समस्या आज या दक्षिण में हिंदी के प्रचार प्रसार की जो समस्या थी, या हिंदी के राजभाषा बनने में जो समस्या आई कि उसका दक्षिण में और कुछ स्थानों पर विरोध होता है, खासतौर से तमिलनाडु का उल्लेख किया जाता है, तो समस्या जितनी आज से 50, 60, 70 साल पहले थी, आज उससे ज़्यादा है। आज ये समस्या इतनी ज़्यादा मतलब, क्योंकि कारण यह है कि उस समय एक राष्ट्रीय आंदोलन था, स्वतंत्रता आंदोलन था, तो वो सब लोग जो हैं वो उस भाव से, एक राष्ट्रीयता का भाव पूरा देश में था। परंतु आज वो समस्या और भी ज़्यादा विकराल हो गई है, क्योंकि हमें बहुत जो है वो क्या कहते हैं, जो हमारे अपने अपने राजनीतिक कहना चाहिए कि स्वार्थ और उस तरह की बातें, कि हमें अपने अपने राज्य के हिसाब से हम सोचेंगे, अपने क्षेत्र के हिसाब से सोचेंगे, अपनी भाषा के हिसाब से सोचेंगे। तो एक राष्ट्रीयता के भाव का जैसे जैसे शरण हुआ, वैसे वैसे राजनीति जोर मारने लगी, और ऐसा लगा कि तो ऐसे में जो दक्षिण है उसके अंदर केंद्रीय हिंदी संस्थान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और अब भी हमने एक नई पहल करने की शुरुआत की है। हमने एक हिंदी तेलुगु परिवार नाम से एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की, उसके बाद हिंदी तमिल परिवार करके एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की केंद्रीय हिंदी संस्थान के प्रयासों से। और हमारा प्रयास है जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों के जो भाषा भाषी हैं, उनसे हम ऐसे 1,500-2 हजार विद्वानों से, हिंदी सेवियों से, हिंदी के प्रति लगाव रखने वालों से जो दूसरी भाषा के हैं, उनसे जीवंत संपर्क हम लोग स्थापित करें। और जो ये हम जीवंत संपर्क की बात कर रहे हैं, वो हिंदी के केवल प्रचार प्रसार के लिए नहीं, बल्कि उन भाषाओं को भी हम उतना ही सम्मान करें। अगर मान लीजिए कि वो जिस हम संस्था की बात कर रहे हैं, तो वो जो संस्था है वो जैसे अगर हम हिंदी वाले हैं, तेलुगु वाले हैं, तो अगर 6 कार्यक्रम होते हैं तो 3 हिंदी के साहित्यकारों पर हों और 3 तेलुगु के साहित्यकारों, क्योंकि संकट सभी भारतीय भाषाओं पर, तेलुगु पर भी संकट है। अभी थोड़े दिन पहले जो है वो आंध्र सरकार में इस तरह की घोषणा की गई कि 1ली से 5वीं तक क्लास तक भी अब तेलुगु के माध्यम से नहीं बल्कि अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाई की जाएगी। तो वहाँ पर भी जो वहाँ का उच्च न्यायालय है उसको हस्तक्षेप करना पड़ा। तो स्थितियाँ जिस तरह की हैं, उस तरह की स्थितियों को देखते हुए ये आवश्यक है कि हम
परस्पर संवाद और सद्भाव सब भाषाओं के साथ। और जैसे हम कहते हैं कि वो हिंदी सीखें, तो जैसे अगर मेरा एक प्रश्न है कि अगर तमिल जो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना में अगर कोई वहाँ पर हमारे हिंदी भाषी 2 साल से रहते हैं, 5 साल से रहते हैं, 10 साल से रहते हैं, तो उनको भी तेलुगु सीखनी चाहिए वहाँ। उसी प्रकार से तमिलनाडु के अंदर जो रहने वाले हिंदी भाषी हैं, उनका भी ये दायित्व बनता है कि वो भी तमिल सीखें। तो अगर हमको ये त्रिभाषा सूत्र जो है वो ईमानदारी से लागू करना होगा और भाषाओं में परस्पर संवाद और सद्भाव स्थापित करना होगा, तभी जाकर हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि हिंदी राजभाषा के रूप में भी स्थापित हो, और जिस हम राष्ट्रभाषा की एक संकल्पना चाहे औपचारिक या अनौपचारिक करते हैं वो होगी। तो इसलिए दक्षिण के अंदर अगर और जो भी हिंदीतर क्षेत्र हैं उसमें अगर हमको जाना है तो हमें भाषा के प्रति अपनी दृष्टि बदलनी होगी। और दूसरा जो पूर्वोत्तर है, पूर्वोत्तर में समस्या और भी गंभीर है। पूर्वोत्तर में समस्या और चुनौती इसलिए भी गंभीर है कि पूर्वोत्तर में हमारी जो हिंदी की जो हम बात कर रहे हैं, तो एक एकात्मता की भी जो समस्या है उसको और मजबूत करने के लिए भी भाषा की अहम भूमिका है। इसलिए कई ऐसी बोलियां हैं जिनकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, और जो भाषाएं हैं, थोड़े लोगों की भाषाएं हैं, वो भाषाएं जब हम इतनी बड़ी भाषा हिंदी के ऊपर संकट की बात कर रहे हैं, तो उन बेचारी भाषाओं या बोलियों पर तो बहुत बड़ा संकट है। तो उनको जीवित करना, पुनर्जीवित करना, और उनको उनमें जो साहित्य है उसको कहीं ना कहीं प्रकाशन की व्यवस्था करना। और आप लोगों को ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि अभी केंद्रीय हिंदी संस्थान की तरफ से ऐसी 40 के लगभग जो है लर्नर्स डिक्शनरी बनाई गई, जिसमें और ख़ास तौर से जो उसमें जो ये जैसे अरुणाचल में बोली जाने वाली बोली, अब उसको लेकर कोई उस तरह का साहित्य उपलब्ध नहीं था, परंतु केंद्रीय हिंदी संस्थान ने पहल करते हुए उन भाषाओं, उन बोलियों का हिंदी के साथ जो संबंध है वो ठीक से स्थापित हो, उसको लेकर 40 से अधिक एक अध्येता कोश बनाए गए। ऐसे ही हमारा जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य है, आप लोगों को ये जानकारी होगी कि हमारा जो विदेशों से विद्यार्थी आते हैं वो केंद्रीय हिंदी संस्थान में पढ़ते हैं। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान का जो आगरा में वो है, उसमें भारत सरकार द्वारा जो भेजे चुने गए विद्यार्थी हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, और जो बाकी विद्यार्थी हैं उनको हम दिल्ली के अंदर जो सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम में, जो स्व-वित्त पोषित स्कीम है, उसके अंतर्गत दिल्ली के अंदर उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। परंतु अब जो समय बदल रहा है, उस बदलते समय में हम ये भी सोच रहे हैं कि अब भाषा को प्रौद्योगिकी से जोड़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और प्रौद्योगिकी से जोड़ने की आवश्यकता का मतलब हमें नए स्तर पर ऑनलाइन कोर्सेज की बात करनी पड़ेगी। हमें अगर मान लो 200-300 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो ये संख्या अगर हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो 300 से वो 3000 भी हो सकती है, 30,000 भी हो सकती है, 3 लाख भी हो सकती है। तो अभी हमने प्रौद्योगिकी के महत्व को नहीं समझा, और मैं समझता हूँ कि मैं उसको अवश्य रेखांकित करना चाहूँगा, और केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष के रूप में भी मेरी ये प्राथमिकता होगी कि हम इस प्रौद्योगिकी को आगे विकसित करें। जैसे उदाहरण के लिए राजभाषा की बात, हम एक पत्र भेजते हैं हिंदी और अंग्रेजी में। आज ऐसी व्यवस्थाएं उपलब्ध हो गई हैं कि हम हिंदी से मान लीजिए कि गुजराती है या पंजाबी है, उसमें अनुवाद करना बिल्कुल एक आसान चीज़ बन गई है कि हम उसको 5 मिनट में कर सकते हैं। तो क्यों ना हम पंजाब में भेज जाने वाला पत्र हिंदी के साथ पंजाबी में जाए, क्यों ना जो गुजरात में जाने वाला पत्र है उसमें साथ में गुजराती अनुवाद भी लगाओ। उसी तरह से जो तमिलनाडु और तेलुगु, तो जो आंध्रा है उसमें जाने वाले पत्र में वो तेलुगु में हो या तमिल में हो। तो ये काम प्रौद्योगिकी के द्वारा संभव है, और अगर ये संभव है तो फिर अंग्रेजी के बिचौलियापन की क्या आवश्यकता होगी। तो सवाल यह है कि हमने इसको इस संभावना का कितना उपयोग किया। हम सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालय के अंदर उसकी भाषा की बात करते हैं, तो अगर हमारी संसद के अंदर इतनी भाषाओं में लोग बोलते हैं हमारे सांसद, और उन सब के अनुवाद की व्यवस्था है, तो सुप्रीम कोर्ट तो कोई बहुत बड़ी संस्था नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये व्यवस्था की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई अपनी भारतीय भाषा में बात रखता है तो उसका इंटरप्रिटेशन या उसको जो है दूसरी भाषा में, अंग्रेजी के अंदर जो जज हैं वो उसको वो सुन सकें।
तो बहुत सारे प्रश्नों के जो समाधान हैं वो हमारे इसमें छुपे हैं प्रौद्योगिकी में। ऐसे ही जब हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को उनको अनुवाद करना है और अपनी हिंदी और भारतीय भाषाओं के माध्यम से प्रस्तुत करना है, तो उसमें प्रौद्योगिकी जो है वो बहुत बड़ा हमारा साथ हो सकता है। और दुर्भाग्य से हमने प्रौद्योगिकी का अभी तक ऐसा उपयोग नहीं किया जैसा कि हमको करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि प्रौद्योगिकी भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए टूल बन सकता है, परंतु इन सबसे अलग, सबसे हटकर जो बात और जिसके साथ मैं चाहूँगा कि हमें एक भाषा कोई समस्या भी है, ये देश का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो मतलब उसको ज्ञात ही नहीं है कि हमारे देश में हम भाषा की वजह से, अपनी भाषाओं को उचित स्थान न देने की वजह से हम क्या छिन रहा है हमारा, और वो उसको बहुत ही एक भाषा को केवल संवाद का माध्यम समझते हैं, और यद्यपि अब वो संवाद का माध्यम भी नहीं रह गए। तो ऐसे में ये जो अगर भाषा की जो बात है, आज हमारे 1960 के दशक में राम मनोहर लोहिया ने आंदोलन किया था, उसके बाद लगभग कोई ऐसा बड़ा आंदोलन नहीं हुआ जो 90 के दशक के जिसकी मैं बात कर रहा था, 80 के अंत में या 90 के प्रारंभ में एक वो अभियान तक सीमित रहा, बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में वो, और उसके पास कोई लोहिया जी जैसा कोई नेतृत्व भी नहीं था। तो उसके कारण क्या हुआ कि भाषा की समस्या जो हमारे 70 सालों में, इसके ऊपर गंभीर रूप से विचार नहीं हुआ, कोई भाषा नीति हमने तैयार नहीं की, और समाज ने साथ बैठकर ये सोचने की कोशिश नहीं की कि हमारी भारतीय भाषाओं को हमने विकास, उनका प्रचार प्रसार कैसे करना है, और जनजीवन में उनको संवाद का, कैरियर का, रोजगार का, ज्ञान विज्ञान का माध्यम कैसे बनाना। और दुर्भाग्य ये है कि जो हिंदी वाले भी कुछ लोग हैं जो कि हिंदी में सक्रिय हैं, हिंदी में लिखते हैं, पढ़ते हैं, उनके भी ध्यान में मतलब साहित्य उनकी प्राथमिकता में चला जाता है, परंतु भाषा की क्या स्थिति हो रही है हमारे रोज जो है वो किसी भी हिंदी भाषी के घर में देख लो, कोई भी लिखता पढ़ता हो और हिंदी के अंदर विद्वान हो, उसका बच्चा जो है वो MA इंग्लिश कर रहा होगा, BA इंग्लिश कर रहा होगा, अपनी भाषा से दूर जा रहे हैं। तो हम जो है केवल साहित्य पर, कई बार ऐसा लगता है कि जो हमारे में से भी जो जागरूक लोग हैं उनके ध्यान में भी ये नहीं है कि हम अपनी भाषा को किस तरह से खो रहे हैं। और ये कहते हैं कि एक पीढ़ी का वो जो 10-15 साल का वर्ष बनाते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं, हमारे राहुल जी जैसे भी कुछ लोग कहते हैं कि ये 2-3 पीढ़ियों तक हमारी भाषा और इसमें बहुत तेज़ी से जिस तरह से गिरावट हो रही है वो गिरावट होगी। तो मैं जो हिंदी के जो जागरूक लोग हैं, जो सचेत लोग हैं, जो हिंदी में लिखते हैं, जो हिंदी की खाते हैं, जिनका हिंदी में कैरियर है, उन सब से अनुरोध करूंगा कि हमें एक बहुत बड़ी वैचारिक संगठित शक्ति की आवश्यकता है, और हम सब लोग इस जो चुनौती है उसको कम न समझें। बहुत तेज़ी से इतनी स्थिति आ गई कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है वो एक ऐसी वो बनाई गई कि भाई जो बोलियां नष्ट हो रही हैं उनको कैसे बचाया जाए। भारत में भी लगातार बोलियां नष्ट हो रही हैं, भारत में भी भाषाओं में गिरावट आ रही है लगातार। तो ऐसी स्थितियों के अंदर सबको ये प्रयास, ये वैचारिक संगठित प्रयास करना पड़ेगा। और जो अभी स्थिति है वो कोई मतलब ऐसा है जिसको कहना चाहिए कि अगर हमें 100% करना है तो हम 0.24% कर पा रहे हैं। एक संगठित विचार की, एक संगठित आंदोलन की, एक संगठित अभियान की ज़रूरत है। और वो ऐसा नहीं है कि मतलब किसी एक व्यक्ति को करना है। हम जहाँ पर हैं हम वहीं पर कर सकते हैं। हम अपने आप में ही जो अपना काम कर रहे हैं, हम एक किसी कार्यालय में और हमें हिंदी के कार्यान्वयन का काम दे रखा है, हम उसी में एक ऐसा मॉडल पेश कर सकते हैं कि जिससे ऐसा लगे कि हाँ ये ऐसा काम होना चाहिए। हम विदेशों में गए, जिन देशों में गए तो हमें लोग कहते थे ब्रिटेन, अरे यहाँ हिंदी का क्या करेंगे, लेकिन ब्रिटेन से आए हुए विद्यार्थी थे तो इतने लोगों को उन्होंने प्रेरित किया। जब वो आते थे कहते अच्छा ब्रिटेन के विद्यार्थी, ये जो गैर भारतीय हैं, ये हिंदी इतनी अच्छी बोल सकते हैं, सीख सकते हैं, इनकी इतनी रुचि है, तो हमारे देश में एक रुचि क्यों नहीं है। तो इसलिए कहीं पर भी हम जहाँ पर भी बैठे हैं वहाँ पर ये कर सकते हैं। और हम इसको एक संगठित प्रयास करने के लिए
मैं अक्षरम से भी जुड़ा रहा, अक्षरम का अध्यक्ष था। फिर अभी हमने वैश्विक हिंदी परिवार करके दुनिया भर में जो हिंदी के प्रतिनिधि लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनको जोड़ने की कोशिश की। अभी हम जो केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष के रूप में मैंने ये प्रयास किया है कि हम दक्षिण के और पूरब की सब भाषाओं के साथ परस्पर संवाद और सद्भाव का एक ऐसा माहौल और एक अभियान चलाएं। वो शुरुआत हो गई है और बड़ी जल्दी आप देखेंगे कि बहुत ही जो प्रमुख बुद्धिजीवी, संस्था चलाने वाले लेखक, कवि, वो हमसे केंद्रीय हिंदी संस्थान के माध्यम से जुड़ेंगे और हम सब लोग फिर एक ऐसा माहौल जिसमें हम कोई भाषा, सभी भाषाओं में एक सद्भाव की स्थिति हो, सभी भाषाओं में संवाद की स्थिति हो। और केंद्रीय हिंदी संस्थान जो आज एक विकट परिस्थिति दिखाई देती है भाषाओं के परिप्रेक्ष्य में, उसमें अगर जो अपनी भूमिका निभा सके, जो भी उसकी भूमिका संविधान ने भी तय की है, जो उसकी भूमिका सरकार ने तय की है, और उसमें आप सब लोगों का निश्चित रूप से सहयोग चाहिए होगा। विशेष रूप से जो हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के लोग हैं उनसे हम संपर्क करेंगे, संवाद करेंगे, और जो हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोग हैं उनको अपनी मनस्थिति बदलने की ज़रूरत है। उनको अपनी एक तैयारी, एक लगाव, एक समर्पण का भाव जो है वो विकसित और जागृत करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारी सब संस्थाएं जागृत होंगी, जागरूक होंगी, सक्रिय होंगी, हम सब जो है अपने प्रभाव का उपयोग करेंगे तो इस दिशा के अंदर आगे बढ़ा जा सकता है। कोई अगर प्रश्न हो तो लिए जा सकते हैं। जो आदरणीय वाजपेयी जी आए हैं कार्यक्रम में और उन्होंने अपने आशीर्वाद और शुभकामना दी है, धन्यवाद वाजपेयी जी। और भी लोग धन्यवाद दे रहे हैं, तो मैं उनका धन्यवाद दे रहा हूं कि आज के समय में सबसे बड़ा काम है समय निकालना, और आप समय निकालकर सुन रहे हैं। हमारे जवाहर कर्नावट जी जैसे मुझे भाषा को लेकर जैसे पीड़ा और जो मैं काम कर रहा हूं, उसी तरह से हमारे जवाहर कर्नावट जी मध्य प्रदेश में अभियान चलाए हुए हैं। सबसे बड़ी जो संस्था है हिंदी भवन, आप उसको चलाते हैं, धन्यवाद। हमारे सब कामों में आपका सहयोग रहता है। विनयशील चतुर्वेदी जी शुरू से ही इस कार्यक्रम में हैं। विनयशील जी भी बहुत प्रतिबद्ध हिंदी सेवी हैं, साहित्यकार हैं, उनका भाषा से बहुत लगाव है। तो मित्रों, मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि हम सब लोग मिलकर इस काम में, और इसको छोटा ना समझें कि ये भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है। हम क्या, वो एक शेर है ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। तो ये बहुतों के साथ जो हम कहते थे कि यूनान, रोम, मिस्र सब मिट गए जहाँ से, तो वो क्यों मिटे और क्यों हम बचे? तो अपनी भाषा संस्कृति को लेकर हम बचे, और अपनी भाषा और संस्कृति को छोड़ देंगे तो हम भी एक जो चाहा था मैकाले ने हमको एक वो बनाना, प्रतिकृति बनाना वहाँ की, वो हम कुछ हद तक तो काफ़ी हद तक बन गए हैं, और हमें अपने बनने पर गर्व भी है। तो वो स्थितियाँ बदलने के लिए हम सब मिलकर काम करें, और केंद्रीय हिंदी संस्थान भी हमारा प्रयास रहेगा एक संस्था के रूप में उसमें अपना योगदान करें। धन्यवाद।